रिया एक गांव में रहने वाली थी, जिसके चलते उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। लेकिन उसकी शादी एक अजय नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो जाती है। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि उसकी शादी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो। लेकिन उसकी माँ हमेशा से ही गांव की सिंपल लड़की चाहती थी, जिसके चलते उसने रिया को पसंद किया था। एक दिन रिया और अजय पार्टी में जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो वापस भी आ जाते हैं। तभी आशा उन्हें रोक कर कहती है, ये क्या बेटा, तुम लोग अभी तो पार्टी के लिए निकले थे और तुरंत वापस आ गए। सब कुछ ठीक तो है ना? ये बात तो आपको माँ इस गवार लड़की से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा और कहाँ ये 12वीं पास। जहाँ जाओ वहाँ पढ़ाई के नाम पर मेरी बेइज्जती ही होती है और कुछ तो होता ही नहीं है। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? पार्टी में खाने पीने की जगह क्या बहू का सर्टिफिकेट मांगने लगे थे सब लोग, जो तू इतना भड़क रहा है? माँ, कौन कितना पढ़ा लिखा है ये जानने के लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। इंसान का नेचर और उसके टॉकिंग वे से ही पता लग जाता है कि कौन कितना पढ़ा है कौन कितना नहीं। इसका मतलब तब तो मेरा भी टॉकिंग ऑफ वे यानी मेरा भी बोलने का तरीका बता देता होगा कि मैं 5वीं पास हूँ। माँ, हर चीज में आप अपने आप को बीच में ले आते हो। मैं यहाँ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, जिसके चुनने में आपने गलती करी है और जल्दबाजी में तो बहुत बड़ी गलती करी है। बेटा ये तेरी गलतफहमी है कि मैंने तेरे लिए लड़की चुनने में गलती कर दी, क्योंकि इस बात को तुम मुझसे कोरे कागज पर लिखवा ले कि इस लड़की से बेहतर तुझे कोई लड़की नहीं मिल सकती तेरे जीवन साथी के रूप में। रहने दो माँ, आपसे बात करना यानी पत्थर से सर मारने के बराबर है, क्योंकि आप कभी अपनी गलती मानोगी नहीं और ये आपकी लाडली बहू है ना, इसलिए तो आप मेरी तो सुनोगे ही नहीं। देख अजय, अब बहुत हो गया, अब तू बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? कुछ नहीं माँ, पार्टी में सब लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे। जैसे ही मेरे एक दोस्त ने इंग्लिश में रिया से कुछ पूछा तो ये उसका जवाब नहीं दे पाई, बल्कि राजा हरिश्चंद्र की तरह सबको बताते फिर रही है कि मैं तो बस 12वीं पास हूँ और इसको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है। इसी बात पर सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और आप ही बताओ माँ, इसी वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ा। बेटा तो तुझे उन्हें जवाब देना चाहिए। बहू को ऐसे चोरी चुपके घर लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा करके तूने उन लोगों के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। और इसने जो सबके सामने अपना मुंह खोलकर मेरी बेइज्जती करी, उसका क्या करूं मैं? आप दोनों सास बहू ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मन तो करता है कि यहाँ से बहुत दूर चले जाऊं आप दोनों को छोड़कर। अजय इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रिया के कम पढ़े लिखे होने के कारण अजय जल्दी रिया से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। एक दिन रिया की सहेली कृति उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। उसका इतना बड़ा आलीशान बंगला देखकर वो तो दंग रह जाती है और रिया को गले लगाते हुए बोलती है, यार तेरा घर तो बहुत सुंदर है। घर नहीं बल्कि महल है, महल। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो गांव में थी ना? हाँ यार, थी तो गांव में, लेकिन जैसे तेरी किस्मत थी तुझे यहाँ ले आई, वैसे ही मेरी किस्मत भी मुझे यहाँ ले आई। मेरे पति को यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे तैसे करके मैंने एक एड्रेस ढूंढा और यहाँ आकर सबसे पहले तुझसे ही मिल रही हूँ। अजय जी, ये मेरी दोस्त कृति है। इसके पति की यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब ये भी अब शहर में ही रहेंगे। इसमें नया क्या है? ये भी तुम्हारी तरह गवार है तो पड़े रहेगी शहर में किसी कोने में। यार मुझे लगता है तेरे और तेरे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो किस तरह से बात करता है तुझसे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती है। आखिर बात क्या है? मेरे पति को एक अच्छी पढ़ी लिखी और अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें तेरी कहाँ गलती है? तू तो पढ़ने में कितनी तेज है। तेरे माँ बाप के जाने के बाद अगर तेरे चाचा जी ने तुझे नहीं पढ़ाया तो इसमें तेरा दोष थोड़ी ना है। और अगर तेरे पति को तेरे कम पढ़े लिखे होने से इतनी ही तकलीफ है तो तुझे कॉलेज में पढ़ाई लिखाई वापस से शुरू क्यों नहीं करवा देता है वो? मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं अब कॉलेज जाऊंगी तो इनको लगेगा कि मैं इनका स्टैंडर्ड और ज्यादा गिरा रही हूँ। और वैसे भी मेरी सासू माँ को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता था कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की अगर घर में आ जाएगी तो घर संभालने की जगह घर को तोड़ देगी। कब तक तू दूसरों के बारे में सोचती रहेगी? कभी तो अपने बारे में सोच। पति की बात मानती है तो सास दुखी है, सास की बात मानती है तो पति दुखी है। तू तो पढ़ाई में कितनी अच्छी है,
तू तो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन सब कुछ तेरे चाचा जी ने खराब कर दिया। खैर, तेरी लाइफ है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि अपने ससुराल वालों को असलियत बता दे। रिया और उसकी सहेली की सारी बातें उसकी सास आशा सुन लेती है और उसके जाने के बाद वो अपनी बहू के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था कि तूने मेरे कारण अपने पढ़ाई के अरमानों को दबा के रखा हुआ था और रोज अपने पति से अपनी बेइज्जती करवाती है। अब किसी को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं आगे तुझे पढ़ाऊंगी। आशा अगले दिन एक प्रोफेसर को कॉल करती है जो कि उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त था और रिया का एडमिशन कॉलेज में करवा देती है, जिसके बाद रिया रोज कॉलेज जाना शुरू कर देती है। साथ ही ऑनलाइन इंग्लिश की क्लासेस भी लेती है ताकि वो अपने पति के स्टैंडर्ड की हो सके। लेकिन अजय इस बात से अनजान था। एक दिन वो अपने दोस्त के भाई को अपनी बीवी रिया के साथ देख लेता है और उसके जाने के बाद उसके पास आता है और बोलता है, तेरे साथ वो लड़की कौन थी? क्या तू उसे जानता है? हाँ भाई, जानता हूँ। ये मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, मेरी क्लासमेट है। अभी कुछ ही दिन पहले इसने एडमिशन करवाया है। नेचर वाइज इसे बहुत अच्छी है। देख भाई, मैं तो बस तुझे इतना ही कहूंगा कि तू इस लड़की से दूर रह। लेकिन क्यों भाई? अगर मैं इस लड़की के करीब जाता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो उसके पति को होनी चाहिए ना। मैं ही हूँ उसका पति। आगे से तू अगर उसके आसपास भी दिखाई दिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। अजय इतना कहकर गुस्से में घर जाता है और अपनी माँ और पत्नी को बुलाकर बोलता है, माँ, आपको पता है आपकी ये बहू रानी कॉलेज जाने वाली बहू है। आजकल ये आपसे चोरी छुप के कॉलेज जा रही है। जरा इनसे पूछिए कि इस उम्र में कॉलेज जाने की जरूरत क्या पड़ गई? इन्हें किसने कहा था? बहू को कॉलेज जाने के लिए मैंने ही कहा है। यहाँ तक कि इसका कॉलेज में एडमिशन भी मैंने ही करवाया है। माँ, अब क्या कह रही हैं? अभी मेरे दोस्तों ने कम बेइज्जती करी थी क्या, जो आप और करवाने में लगी हुई हो? देख बेटा, वैसे भी बहू के साथ उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उसकी पढ़ाई को फिर से रोक कर उसके साथ दोबारा वही मत कर जो उसके साथ पहले हुआ है। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहती हो? आपको अच्छा लगेगा क्या कि जब लोग आपको ये बोलकर चिढ़ाएंगे कि इस उम्र में आपकी बहू कॉलेज जा रही है? जिसको नहीं भी पता होगा ना, उसको भी पता लग जाएगा कि आपकी बहू कम पढ़ी लिखी है। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी बहू की खुशी से फर्क पड़ता है। उसे पढ़ाई का शौक है और मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगी और कॉलेज भी जरूर भेजूंगी। माँ, अगर इसे पढ़ाई करने की इच्छा होती तो वह 12वीं पास करने के बाद घर में नहीं बैठी होती, बल्कि आगे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती, जो आप इसे अब इस उम्र में जबरदस्ती करवा रही हैं। ये सब झूठ है। तुझे इसकी पढ़ाई रुकने के पीछे की सच्चाई नहीं पता, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। अच्छा, तो बताइए क्या है सच? क्यों उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की? अजय के पूछने पर आशा उसे सारी सच्चाई बताती है कि किस कारण रिया की पढ़ाई को बीच में रोक दिया गया। ये सुनकर अजय को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने बर्ताव पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस होती है और उस दिन के बाद से वो रिया को कभी भी कॉलेज जाने से नहीं रोकता है, बल्कि उसकी आगे की पढ़ाई करवाने में उसका साथ देता है। सुलोचना अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी सुलोचना की बहू माया आती है। सुलोचना के कमरे में इतनी ठंडक महसूस कर माया को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, आपके कमरे में इतना ठंडा कैसे है? बाहर तो इतनी गर्मी हो रही है। संजय जी भी जब कमरे में थे तो मेरा कमरा भी बहुत ठंडा था, लेकिन अब तो है ही नहीं। ये मौसम कुछ ज्यादा ही नहीं बदल रहा। बहू, ये मौसम नहीं बदल रहा, बल्कि ये एसी का तापमान बदला है। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कह रही हैं? समझाना जरा। बहू, मैं यही कह रही हूँ कि हमारे घर में एसी लगा है। जब संजय ऑफिस के लिए जा रहा होगा तो उसने एसी बंद कर दिया होगा अपने कमरे का, तभी कमरा गर्म हो गया होगा ना। माँ जी, आप ये एसी की बात कर रही हो। ये एसी दिखता कैसा है और चलता कैसे है, मुझे भी तो बताओ। देख बहू, वो रहा एसी, और ये देख मेरे हाथ में है एसी का रिमोट। इसी से हम एसी का तापमान घटा और बढ़ा सकते हैं। समझ आया तुझे अब? माँ जी, एक बार आप चला के दिखाओ। रुक, मैं आज तुझे अच्छे से एसी चलाना सिखा ही देती हूँ। सुलोचना अपनी बहू को एसी चलाना सिखा देती है। जैसे ही माया को एसी चलाना आ जाता है, वो हमेशा ही एसी चलाकर ही घर के बाकी सारे काम किया करती और वो भी हर वक्त अब एसी में ही रहा करती। माया को तो जैसे एसी की आदत हो गई थी। एक दिन माया रसोई में रोटी बना रही थी और पसीना टपके जा रहा था।
मैं नहीं बना रही कोई रोटी, यहाँ मैं पसीने से गीली हो गई हूँ। इससे अच्छा तो मैं एसी में जाकर बैठ जाऊँ। बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है, सच में मैंने तो पहले एसी जैसी कोई चीज ही नहीं देखी थी। माया इतना बोलकर अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है और घर का कोई भी काम नहीं करती। कुछ देर बाद माया की सास सुलोचना और उसके पड़ोसन दोनों घर आते हैं। सुलोचना अपनी बहू को काफी देर से आवाज लगा रही थी, लेकिन माया का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अरे सुलोचना, तेरी बहू तो बड़ी जिद्दी है। बताओ जरा, यहाँ सास का गला सूख रहा है अपनी बहू को आवाज लगा लगा कर, और बहू है कि कोई जवाब देने को राजी ही नहीं है। क्या पता बहू काम करने में मगन हो, इसलिए उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। तू यहीं रुक, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ अभी। इतना बोलकर सुलोचना अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरा कमरा काफी ज्यादा ठंडा हुआ पड़ा है। इतना ठंडा कमरा होने के बाद भी माया एसी बंद नहीं कर रही थी, बल्कि माया आराम से टीवी देख रही थी। ये देखकर सुलोचना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बहू, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, तू जानबूझकर मेरी आवाज को अनसुना कर रही है ना? नहीं तो माँ जी, वो मैं टीवी देख रही हूँ तो शायद इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आई। वो तो ठीक है बहू, लेकिन ये बता तूने एसी क्यों बंद नहीं किया? यहाँ तो लोगों को अब ठंड भी लगने लग जाए। जब कमरा ठंडा हो जाए तो एसी बंद कर दिया कर ना। नहीं माँ जी, कमरा भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन मुझे तो अब भी गर्मी लग रही है ना। अच्छा ये बता, खाना तो बना दिया है ना? खाना बना दिया है तो एक काम कर, पड़ोसन आई है, हम दोनों के लिए चाय पकोड़े बना दे। नहीं माँ जी, आज आप पड़ोसन के घर ही खाना खा कर आ जाओ। यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है, मैं खाना बनाने गई, लेकिन रोटी बनाते हुए ऐसे पसीने टपक रहे थे मानो बाल्टी भर जाती। तो तूने खाना बनाया या नहीं बनाया? नहीं माँ जी, मैंने खाना नहीं बनाया है। अब क्या बोलूं बहू को, गरीब घर से है ना, पहले तो ये सब देखा भी नहीं होगा। अब जाकर बहू को कुछ मिल रहा है तो मैं रोक टोक करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा बहू को। क्या हुआ माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हो? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? चल बहू, कोई बात नहीं, आज नहीं बनाया तो कोई नहीं, गर्मी भी तो बहुत हो रही है ना। लेकिन आगे से ध्यान रखियो, खाना समय पर बना लियो। आज मैं खाना बाहर से मंगवा लूंगी। सुलोचना अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती है और उसे बड़े ही प्यार से समझाती है, लेकिन सुलोचना को ये नहीं पता था कि गरीब बहू को अब एसी का मजा आने लगा था। इसीलिए अब माया जहाँ भी बैठती वहाँ एसी चलाकर ही बैठती। एक दिन माया हॉल में एसी चलाकर बैठी थी, तभी सुलोचना की पड़ोसन अपनी बेटी मधु के साथ आती है। अरे माया बहू, कहाँ मर गई तेरी सास? माँ जी तो काम से बाहर गई हैं। क्या हुआ आपको, कोई काम था क्या माँ जी से? काम था तभी तो यहाँ आई हूँ। मैं कौन सी बेली हूँ जो यहाँ वहाँ डोलती रहूँ। वो मेरी बेटी के लिए तेरे सास से सूट बनवाना था। सुना है ठीक ठाक सूट बना लेती है वो। लेकिन माँ जी को आने में तो काफी समय लगेगा, अब बाद में आ जाइएगा। भाभी, हम क्या कुछ देर यहीं रुक सकते हैं? वो क्या है ना, हमारे घर का एसी खराब हो गया है और बाहर तो कितनी गर्मी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों यहाँ आराम से बैठो। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सही किया। ये तो है ही पागल, इसे तो बिजली के बिल से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, मौज मनाएंगे। कुछ खाओगे तो वो भी बता दो, मंगवा लेंगे बाहर से। अब इतनी गर्मी में कौन जाए रसोई में। माया खुद तो एसी में बैठी ही थी, लेकिन माया के साथ अब उसके पड़ोसी भी आकर वहीं बैठ जाते हैं। काफी देर तक वो सब वही करते हैं। कुछ देर बाद सुलोचना अपने संजय के साथ आती है तो अपने घर में पड़ोसन को एसी की हवा में आराम करता हुआ देखकर संजय और सुलोचना दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पड़ोसन के आगे तो कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद पड़ोसन चली जाती है। ये सब क्या है माया? आसपास के पड़ोसी हमारे घर में क्या कर रहे थे? तुमसे कुछ बोला नहीं गया क्या उन लोगों को? और देख रही थी माँ आप कैसे वो हमारे घर में एसी की हवा खा रहे थे। तो क्या हुआ, बाहर इतनी गर्मी है और वैसे ही पड़ोसियों को घर में तो आना जाना लगा ही रहता है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वो हमारे घर में आकर कुछ देर बैठ जाएं। हमें उनके हमारे घर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे बेवकूफ बनने में दिक्कत है। मैं कैसे बेवकूफ बनी? ये तो माँ जी आप कुछ भी बोल रही हो, इस बात में कोई दम ही नहीं है। उनका एसी खराब था, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि वो लोग यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं, और जब मैंने हाँ किया तभी वो दोनों यहाँ रुके। तो इसमें मैं कहाँ से बेवकूफ बन गई, जरा बताना माँ जी। तू बेवकूफ इसलिए बन रही है क्योंकि उनका एसी खराब ही नहीं है,
वो तो बिजली का बिल बचाने के लिए हमारे घर में एसी की हवा खाने आए हैं, समझी अब तू? मैं गरीब घर से हूँ, तभी आप लोग मुझे कुछ भी बोलते रहते हो। पहले आप लोग एसी में बैठे रहते थे, तब तो किसी ने बिजली के बिल की बात नहीं की। अब मैंने थोड़ी देर एसी क्या चला लिया तो आप गुस्सा करने लगे। गुस्सा करने की बात है तो गुस्सा करेंगे ही ना। अरे एसी हमारे लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। और मैंने देखा है तुम्हें, तुम बिना बात के एसी चला देती हो। पता भी है तुम्हें बिजली का बिल कितना आता है? आपको मुझे एसी नहीं चलाने देनी है तो साफ मना कर दो ना, यूँ बातों में घुमा क्यों रहे हो? बहू, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हम बस तुझे समझा रहे हैं कि इतना ज्यादा एसी भी नहीं चलाना चाहिए, बिल बहुत ज्यादा आता है। माँ जी, आप लोग अमीर हो, आज से पहले कभी भी आपको एसी चलाने से परेशानी नहीं हुई, लेकिन आज जब मैं गरीब बहू आई हूँ तो आपको पाई पाई का हिसाब करना है। माया रोने लग जाती है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद जब बिजली का बिल माया के हाथों में आता है तो उसमें 10,000 रुपए का बिल वो देखती है और माया को काफी बुरा लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने इतना ज्यादा एसी चलाया कि 10,000 का बिल आ गया। मुझे नहीं पता था कि सच में इतना ज्यादा बिजली बिल आ जाएगा। बहू, मैं बस तुझे यही समझाना चाहती हूँ कि तू इतना एसी का इस्तेमाल मत किया कर। एसी चलाने से भी कमरा ठंडा हो जाता है, लेकिन तूने पूरा पूरा दिन एसी चलाया है। हाँ माँ जी, अब सही कह रही हो, और सच में मेरी ही वजह से इतना ज्यादा बिल आया है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया सो हो गया। माया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद माया कभी भी एसी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। अर्चना अपने टूटे फूटे घर में रसोई में रखे हुए कुछ डब्बों को खोल खोल कर देखती है। सभी डब्बे खाली होते हैं। ये देखकर वो खुद से कहती है, हे भगवान, घर में जो भी राशन था सबका सब खत्म हो गया। अब क्या करूं, क्या बनाकर खिलाऊं सबको? अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्चना का पति मानव आ जाता है और उससे कहता है, अर्चना, ये लो, आज ये दलिया बना लो। मैं जानता था घर में राशन नहीं है, इसीलिए ये दलिया लेकर आया हूँ। जी ठीक है, मैं दलिया बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर अर्चना दलिया बनाने चली जाती है और कुछ देर में वो सभी को दलिया परोसती है। दलिया देखकर अर्चना की बेटी मोनी कहती है, माँ, मुझे नहीं खाना ये बीमारों वाला खाना। बेटा, आज कुछ नहीं था, मैंने यही बना दिया, खा ले बेटा, पेट भर जाएगा। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना ये सब। आप कभी पनीर क्यों नहीं बनाती, कभी बिरयानी क्यों नहीं बनाती? अरे ये भी कोई खाना है, मुझे अमीरों वाला बढ़िया सा खाना खाना है। बेटा देखो, ऐसे जिद नहीं करते, ना ही खाने का अपमान करते हैं। जो है खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ से कुछ अच्छा बनवा दूंगा। ठीक है पापा, पर मैं थोड़ा सा खाऊंगी, सारा नहीं खाऊंगी। हाँ बेटा, जितना खाना है खा लो। मानव की बात सुनकर मोनी आराम से दलिया खाने लगती है। ऐसे ही मोनी अपने घर में हर दिन बनने वाले सादे चावल और सूखी रोटी खा खा कर ऊब जाती है और एक दिन गुस्से में अर्चना से कहती है, माँ क्या है ये सब? मैंने कहा था ना मुझे ये सब नहीं खाना। आप मेरे लिए कभी अच्छा सा अमीरों वाला खाना बना कर दो ना। अरे एक दिन होता है, 2 दिन होता है, आप तो हर दिन वही दाल चावल बस उबाल कर दे देती हो। नमक के सिवा कुछ होता ही नहीं। बेटा, हम गरीब हैं, मुझसे और तेरे पापा से जो बन पड़ता है वो करते हैं, तब जाकर ये 2 वक्त के दाल चावल और रोटी जुटा पाते हैं। बेटा, जो मिल रहा है वो खा ले। नहीं माँ, मुझे ये सब नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। अरे अमीरों के घर में देखा है, एक बार में खाने को 2 से 3 सब्जियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सब्जी को 3 बार खाया जाता है, वो भी उबले चावल के साथ। इतना कहकर मोनी गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मोनी अपनी सहेली आंचल के घर चली जाती है और आंचल उससे कहती है, अरे मोनी, तू चल मेरे साथ चलेगी? कहाँ जाना है? अरे मेरी माँ जहाँ काम करती है ना, वहीं की मालकिन के घर जन्मदिन की पार्टी है, तो वहीं बुलाया है। माँ की मदद भी कर देंगे और बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलेगा। सच में? हमें वहाँ वो बढ़िया अमीरों वाला खाना मिलेगा? हाँ मोनी, वही वाला। चल, चलेगी क्या? हाँ जरूर चलूंगी, 2 मिनट दे, बाल सही कर लूं। इतना कहकर मोनी जल्दी से अपने बाल ठीक करने लगती है और आंचल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद आंचल और मोनी दोनों ही नीलम के घर पहुंच जाती हैं, जहां आंचल की माँ सुधा काम किया करती थी।
एक बड़े से मेज पर मेहमानों के लिए ढेर सारे तरह तरह के पकवान बने रखे हुए थे, जिसे देखकर मोनी कहती है, अरे आंचल, देख यहाँ पर कितना कुछ है खाने को। इतना बढ़िया खाना तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ यार, मैंने भी कभी नहीं देखा। सच में बहुत लजीज लग रहा है। उन दोनों की बातें पास में खड़ा हुआ नीलम का बेटा क्षितिज सुन लेता है और कहता है, अरे ओ भूखी लड़कियों, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो खाने की तरफ? कभी खाना नहीं देखा क्या? देखा है ना। अरे हम तो रोज इससे भी अच्छा खाना खाते हैं। हम तो बस देख रहे थे कि जो खाना बना है वो हमें पसंद है भी या नहीं, या फालतू में ही सब बना है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मोनी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। चल माँ के पास चलते हैं। इतना कहकर मोनी और आंचल वहाँ से भागकर सुधा के पास आ जाते हैं और काम में उसका हाथ बटाने लगते हैं। सभी मेहमान जब खाना खाकर चले जाते हैं, उनके जाने के बाद बचा हुआ खाना नीलम, सुधा, आंचल और मोनी को दे देती है और मोनी लबालब खाना खाने लगती है और खाते खाते कहती है, ये होता है खाना, वाह मजा आ गया। कितना कुछ है, आज तक जिसके बारे में सुना था वो भी आज खाने को मिल रहा है। हाय, पेट भले भर जाए लेकिन नीयत नहीं भरेगी मेरी। भरपेट खाने के बाद सभी लोग वापस से घर आ जाते हैं। घर पर जैसे ही अर्चना मोनी को खाना खाने को कहती है, तभी मोनी कहती है, माँ आज मुझे खाना नहीं खाना। पर क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे होना क्या है माँ, आज आपकी बेटी अमीरों वाला बढ़िया खाना खाकर आ रही है। अमीरों वाला खाना? पर कहाँ से? बताती हूँ माँ। इतना कहकर मोनी अर्चना को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अर्चना को गुस्सा आ जाता है और वो मोनी को एक जोरदार चाटा लगा देती है और उससे कहती है, तू पागल हो गई है क्या मोनी? अरे जब तेरे घर पर खाने को है तो तू क्यों गई वहाँ पर? अरे वो भीख में दिया हुआ खाना क्यों खाया तूने? भीख में नहीं दिया माँ, बल्कि जो बच गया था वही दिया है। अरे आप खुद तो मुझे वैसा अमीरों वाला खाना नहीं खिला सकती, और अगर कोई खिला रहा है तो आपको उसमें भी दिक्कत है। मोनी, हम गरीब हैं पर लाचार नहीं। इतना तो कमा ही रहे हैं ना कि तुम्हारा और खुद का पेट भर सके। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा खिला रही हो, तभी तो भूख लगती ही नहीं है घर का खाना देखकर। देखो माँ, मुझसे नहीं खाया जाता हर दिन वो गरीबों वाला खाना। आपको बुरा लगे या अच्छा, मैं खाऊंगी तो बस अमीरों वाला खाना, फिर चाहे मैं कैसे भी खाऊं। इतना कहकर मोनी वहाँ से चली जाती है और अर्चना को उसकी कही बातों से बहुत दुख होता है। वक्त गुजरता जाता है और हर गुजरते दिन के साथ मोनी का अमीरों वाला खाना हर दिन खाने का लालच भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक शाम जब मोनी अपने घर जा रही होती है, तभी वो रास्ते में देखती है कि एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और वो अपने मैले से कपड़ों में उस पार्टी में खाने के लिए घुस जाती है और सभी की नजरों से बचती बचाती अपने लिए एक प्लेट लबालब खाने से भर लेती है। अरे ओ गरीब भूखी लड़की, तुझे मैंने अभी वहाँ से भगाया तो तू यहाँ आकर चरने लग गई। अरे अमीरों का खाना खाना है तो जा अपने माँ बाप से मांग, वो ला कर देंगे। ऐसे चोरों की तरह घुसकर दूसरों के खाने पर लूट क्यों मचा रही है? बेशरम कहीं की, अच्छा खाना खाने की औकात नहीं है तो खाना पाने की चाहत में यहाँ पर चली आई। उस औरत की बात सुनकर मोनी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ क्षितिज आता है और कहता है, देखो, तुमने उस दिन झूठ कहा, ये बात मैं जानता था, पर मैंने कुछ नहीं कहा था। पता है, हर दिन खाना जुटाने, पेट भरने के लिए हर कोई कितनी मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। खाने में शाही पनीर, 4 तरीके की सब्जियां होना जरूरी नहीं है, पेट भरने को खाना होना जरूरी है, क्योंकि खाना कभी अमीर गरीब नहीं होता, खाना बस पेट भरता है। क्षितिज की बातें सुनकर मोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ से सीधे वो अपने घर चली जाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अमीरों वाला खाना खाने के लालच में मैं कितने गलत रास्ते पर जा रही थी। मैं अपनी हर गलती की आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, पर आज मैंने और तेरे बाबा ने तेरे लिए अमीरों वाला खाना बनाया है, वो देख। मोनी जैसे ही अपनी नजरें घुमाकर देखती है तो मानव ने बहुत सारा अच्छा खाना जमीन पर चादर बिछाकर सजाया होता है। ये देखकर मोनी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह गरीबों के घर अमीरों का खाना आता है।
साथ ही मोनी को खाने की और कमाने वाले की कीमत भी समझ आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।